गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 88 जिसमें हम पावर को मार्क्सियन और नियो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। जब मैं मार्क्स के पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, हो सकता है आपको पेपर में पूछा जाए द पावर एनालाइज पावर फ्रॉम कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का आल्दो और भी बहुत पर्सपेक्टिव है, लेकिन मार्क्सियन पर्सपेक्टिव भी एक कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का ही पार्ट है। तो हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में एलीट थ्योरी देखी, तो एलीट थ्योरी में जब मैंने बताया था आपको भी जहाँ पे क्या होते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। कुछ लोग होंगे माइनॉरिटी में जो जो क्या करेंगे, गवर्नेंस करेंगे, लोगों को गवर्न करेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल पे गवर्न करेंगे। तो जो मार्क्सियन स्कॉलर्स हैं तो वो भी कहते हैं एलीट थ्योरी की तरह भी, जो एलीट थ्योरी कहते हैं पावर कुछ लोगों के हाथों में है, तो ये भी कहते हैं भी पावर कुछ लोगों के हाथों में है। तो ये जो पावर इनके हाथों में है, जो कुछ लोग हैं, जो माइनॉरिटी लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, जो पावर को यूज करते हैं ना कि लोगों की भलाई के लिए, बल्कि अपने ही इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने ही बेनिफिट के लिए। तो जब पावर डिफरेंस होता है बिटवीन पावरफुल और पावरलेस, तो इसके कारण क्या आता है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे कि उसने बताया भी जब बुर्जुआजी और प्रोलेटेरियन दो क्लासेज हैं, एक पावरफुल है एक पावरलेस है, तो इसके कारण जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो क्या होगा, जब इनमें डिफरेंस आएगा तो उससे क्या क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा सोसाइटी में। जैसे कि एलीट थ्योरी में आप कहोगे भी सर फिर एलीट थ्योरी से क्या डिफरेंस है जो मार्क्सियन थ्योरी है, तो एलीट थ्योरी से वो डिफरेंस है। एलीट थ्योरी कहती थी भी जो स्टेट में इंपॉर्टेंट लोग हैं, भी कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया, दे आर एलीट। बट जो मार्क्सियन थ्योरी कहती है जिन्होंने इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, फैक्ट्री, लैंड, इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है, दे आर मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर। तो हम देखते हैं तो जो मार्क्सियन थ्योरी है, जो की एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो क्लास स्ट्रगल, भी क्लासेज में स्ट्रगल होती रहेगी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जो इकोनॉमी है वो सब चीज़ों को डिटरमाइन करती है। जैसे कि जो मैंने डायग्राम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की हुई है, भी जो बेस है वो इकोनॉमी है, वही डिसाइड करेगा एजुकेशन, वही डिसाइड करेगा फैमिली, वही डिसाइड करेगा रिलीजन, पॉलिटिक्स और मास मीडिया। जैसे कि आपने देखा होगा अमेरिका में जो लॉबिंग है, दे इट इज ए लीगल। तो लॉबिंग क्या है, जो कॉरपोरेट्स हैं वो फंड करते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को, उन पॉलिटिशियंस को जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करे, जो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिनके कारण उनके जो बेनिफिट को है मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो ये की एस्पेक्ट्स हैं जो मार्क्सियन की बात करते हैं हम। तो हम इसमें देखते हैं भी कैसे जो लोग हैं, मतलब जिन्होंने वो पावर कैप्चर की हुई है, जो कैपिटलिस्ट हैं, तो वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, और इस एक्सप्लॉइटेशन के कारण जो एलिनेशन होती है वर्किंग क्लास की। और एक इसमें आइडियोलॉजी का भी काम होता है, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस। फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या होती है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा भी उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो मार्क्स कहता है भी आप लोग एक फॉल्स कॉन्शियसनेस में हो, जब आपको पता चलेगा भी आपका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो सब आप स्ट्रेंथन होगे, यूनाइट होगे, और आप ओवरथ्रो करोगे कैपिटलिस्ट सिस्टम को। जब आप वो होगे, मतलब ऐसे सारे यूनाइट होगे, तो एक ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस सोसाइटी में आएगी, जिसके कारण एक रेवोल्यूशन आएगी। तो इन आइडियाज़ को मैंने ऑलरेडी, जब मैंने थिंकर्स का बुक कराया था आपको, जो मार्क्स थिंकर था, उसमें मैंने बहुत अच्छे लेक्चर बनाए हुए हैं। तो अगर आप और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो थिंकर्स में आप देख पाओगे, क्योंकि मैं अभी जस्ट बस एक क्विक वो दूँ आपको रिव्यू दूंगा। तो जैसे उसमें बताया जो रेवोल्यूशन होगी, तो रेवोल्यूशन के बाद क्या होगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियंस। जो प्रोलेटेरियंस होंगे वही स्टेट, वही गवर्नमेंट, वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, और वही क्या करेंगे, क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। और हमें पता है कम्युनिस्ट सोसाइटी सीधी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बीच नहीं बनती, पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज है सोशलिज्म।
जिसमें स्टेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगी। लेकिन कम्युनिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारे लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे कम्यून की एग्जांपल अगर आपने देखी होगी, आल्दो जो प्रॉपर जो कम्युनिज्म एज ए फिलॉसफी है, जो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही है, जहाँ पे सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ सारे आपको जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब सारे लोगों ने ही ऑन किया है और उनकी कैपेसिटी और उनकी नीड की बेसिस पे जो रिसोर्स मिल रहे हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी के, तो उसकी जो एक एग्जांपल है अगर आपने देखी होगी हमारे इंडिया में है, ऑरोविले पुदुचेरी में, तो ये एक कम्यून की एग्जांपल है। आल्दो जो कम्युनिज्म एज कंट्री लेवल पे वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो ये चीज़ें भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो जो मार्क्स और एंजल का पावर और स्टेट पे अगर हम देखेंगे, अगर इसको स्पेसिफिक देखेंगे, तो उसका व्यू हम उसको भी एक थोड़ा सा स्पेसिफिक देख लेते हैं। तो जो मार्क्स क्या कह रहा था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया भी, जो पावर है वो किन के पास है, जो रूलिंग क्लास है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो क्या कहता है, मार्क्स क्या कहता है, कम्युनल ऑनरशिप जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पावर है वो लोगों के पास वापस आ जाए और लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जैसे कि बताया, रूलिंग क्लास जो पावर को यूज करती है एक्सप्लॉइट करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए सब्जेक्ट क्लास को, और जो पावर ऐसे हम क्या कहेंगे इसको, कोअर्सन और इलेजिटिमेट, इस पावर को हम कोअर्सन भी बोलेंगे और इलेजिटिमेट भी बोलेंगे। तो अगर कहते जो रूलिंग क्लास की पावर है और सब्जेक्ट क्लास है जिन पे लोग रूल कर रहे हैं, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते भी, नहीं ठीक है जी, कोई बात नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। तो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, तो मैंने आपको बताया जैसे गवर्नमेंट है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट के ऑनर्स हैं तो वही गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है, ऐसे एक्ट लेके आती है जिसके कारण ऐसा नहीं है भी उनको लोगों की भलाई करनी है, ऐसा है भी जिसके कारण कैपिटलिस्टों को बेनिफिट हो। तो जो ओरिजिन है और जो एवोल्यूशन है स्टेट का, तो वो कैसे हुआ है, तो जो एंगल है तो वो क्या कहता है, जो प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, जो किनशिप के बेस पे थी, कम्युनल ऑनरशिप थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उस टाइम क्या थे, फॉरेस्ट, ट्रीज, एनिमल्स, जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी। अब कोई ऐसे नहीं कह सकता जी मेरा फॉरेस्ट है तुम जहाँ पे शिकार नहीं कर सकते, या जी मेरा पेड़ है इससे आप तोड़ के फ्रूट नहीं खा सकते। तो जहाँ पे कोई रूलिंग क्लास नहीं थी, सिंपल लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर थी। पर लेकिन जैसे ही इस सोसाइटी में, जब ये सोसाइटी सेटल्ड हुई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगी, तो जहाँ पे क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगी तो एक सरप्लस जनरेट हुआ। तो इसीलिए एक रूलिंग क्लास को इमर्ज होना पड़ा, ताकि जो क्लासेज में कन्फ्लिक्ट हो उसको चेक में कर सकें। तो जब ये क्लास सोसाइटी बनी, जैसे कि हमने देखा उस टाइम जब ये ऐसे सरप्लस जनरेट होने लगा तो ट्राइबल वॉर्स होने लगे थे। जब ट्राइबल वॉर होने लगे थे तो एक ट्राइब बस दूसरी ट्राइब, जब एक ट्राइब दूसरी ट्राइब को हरा देती थी तो फिर क्या होता था, जो हारी हुई ट्राइब थी उसको वो स्लेव्स बना लेते थे। तो इस तरह क्लासेज बनने लगी। तो जब देखा तो जो क्लास सोसाइटीज़ हैं, जिसको हमने एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहा या एंशियंट सोसाइटी कहा, जहाँ पे दो तरह की क्लास थी, मास्टर्स एंड स्लेव्स। तो जहाँ पे जो देखते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो जहाँ पे वो मास्टर्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्लेव्स होते हैं, तो वो उनको एक्सप्लॉइट करती है, रिप्रेस करती है और उनको कंट्रोल करके रखती है, ताकि वो कल को कोई स्लेव वो ना कर दें। जैसे कि एक स्पार्टाकस में हमने देखा था स्लेव रिवेलियन हुई थी, मतलब एक स्पार्टाकस टीवी सीरीज है तो उसमें स्लेव रिवेलियन दिखाया हुआ है। तो स्टेट क्या करती थी, जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, वो फोर्स का यूज करती थी, कोर्सन का यूज करती थी, आर्मी का यूज करती थी। तो एंशियंट ईथन में हमने देखा होगा भी जो 90,000 इथियन सिटीजन थे जो एंशियंट ग्रीस में था, तो स्टेट के पास कितने स्लेव्स थे, 90,000 लोगों के पास 3,65,000 स्लेव्स थे, तो उस रिप्रेस करके रखती थी। तो एंगल क्या कहते हैं, स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, जो पुलिस है, प्रिजन है, आर्मी है, ये क्या है,
टूल्स हैं स्टेट के पास, जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के पास, उनको रिप्रेस करने के लिए, जिनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कोerसन क्या है, मेन पावर थी इन द अर्लियर स्टेट्स, मेन टाइप ऑफ पावर थी जिसको हम लेजिटिमेट बोलेंगे। तो अब हम देखेंगे जो एडवांस फॉर्म्स ऑफ स्टेट है, जैसे कि डेमोक्रेसी आई, वो लेस कर्सिव है, और डेमोक्रेसी क्या है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट है। पर लेकिन एंगल क्या कहते हैं, जो डेमोक्रेसी है वो इल्यूजन है एक तरह का। मैंने जैसे कि बताया भी, जो एक्चुअल में पावर होती है भी, वो एंजल क्या कह रहे हैं, जो एक्चुअल में पावर है, जो ऑनर्स हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो उसी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉरपोरेट फंडिंग करते हैं जो उनके इंटरेस्ट को, जो उनके फेवर में पॉलिसीज लेके आएगी। तो इन्होंने बताया वो स्टेट का एंड कैसे होगा। तो स्टेट का एंड जब किस में होगा, कम्युनिज्म में होगा। तो इन्होंने ये भी बताया भी कुछ मोनार्कीज में क्या होता है, जो लैंड ऑनिक अरिस्टोक्रेसी थी, जैसे कि आप बोलते हो ये इंटरेस्ट को, रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करती है स्टेट, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। सम टाइम क्या हो जाता है, ये ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि फ्रांस में उन्होंने देखा मार्क्स ने, जो फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट थे और जो इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी थे, तो दोनों के बीच में एक क्लैश हुआ। जैसे कि जो फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है भी उसको ज़्यादा डेप्ट रखेगी तो उनको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, लेकिन जो इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी थे वो कहते थे भी नहीं, गवर्नमेंट को कम वो रखना चाहिए, डेप्ट रखना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा डेप्ट होगा तो उसका ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, एंड में वो कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ाएंगे। तो इस तरह देखोगे तो मतलब ये जो इनका एक एनालिसिस थी स्टेट और पावर की, तो उसने आगे भी बहुत लोगों को इंस्पायर किया। तो हम देखते हैं जैसे कि अभी मार्क्सियन पर्सपेक्टिव के बाद नियो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव आया। तो जो नियो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव क्या है, नियो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ने सिर्फ मार्क्सियन की जो थ्योरी थी उसको बेस पे रखा और कुछ नए आइडियाज़ को भी इंक्लूड किया, जैसे कि द रोल ऑफ स्टेट। तो उन्होंने रोल ऑफ स्टेट को बताया भी ऐसा नहीं है, जैसे कि उन्होंने बताया जो ऑनर्स हैं उनके हाथ के में पपेट है, भी स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, वो एक तरह की पपेट है, कंट्रोल कर रही है, ऐसे नचा रही है अपने इशारों पे। वो नियो मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, भी स्टेट जो है ऐसा नहीं है पपेट होती है हमेशा, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, वो ऑटोनॉमसली एक्ट करती है। तो वो इस तरह इंटरवीन करती है भी, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल मैटर भी रहें, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ कैपिटलिस्टों को बेनिफिट करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग फिर से उठ के उस सरकार को हटा देंगे। फिर एक कल्चर हेजेमनी जो एंटोनियो ग्राम्स्की ने कंसेप्ट दिया था, भी जो स्टेट है तो वहाँ पे जो रूलिंग क्लास है जो कल्चर को डोमिनेट करती है, ताकि और कल्चर से वो क्या होता है भी मीडिया, एजुकेशन, इस पे कंट्रोल रखती है, ताकि जो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना हो। तो जो कल्चर हेजेमनी का कंसेप्ट भी मैंने ऑलरेडी थिंकर्स के पार्ट में आपको समझाया हुआ है। अब देखिए जो एक्सप्लॉयटेशन और एलिनेशन का था, उन्होंने जो नियो मार्क्सियन थे उन्होंने इसको भी एक होराइजन जो वाइड किया। उन्होंने ये भी बताया जो कंज्यूमर कल्चर है, जो कंज्यूमरिज्म कल्चर है, वो कैसे कमोडिफिकेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट, तो ये भी कैसे एलिनेशन को लेके जा रहे हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं जब हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में या हमारी एड्स में, जैसे कि कुछ आजकल जिनको वो बोलते हैं आइटम सॉन्ग्स, आई डोंट नो ये एप्रोप्रिएट टर्म है कि नहीं है, तो ज़्यादातर बोलते हैं, जैसे कि कई वो सॉन्ग्स हैं, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, तो इसमें अगर आप देखोगे तो वुमेन को क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, मतलब इसको ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है। और ऐसे ही आपने देखा होगा जैसे जो डिओड्रेंट्स की ऐड आती है भी, और जब परफ्यूम की ऐड आती है तो क्या है, तो उसमें दिखाते हैं जो डिओड्रेंट आप स्प्रे करो तो मतलब वुमेन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो ये सिर्फ एक क्या है, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ए वुमेन है। तो ये देखिए ये क्या है, एक कैपिटलिज्म की इलनेस है। तो ये नियो मार्क्सियन इन चीज़ों को भी स्टडी करती है। और इंटरसेक्शनैलिटी एंड मल्टीपल ऑपरेशंस, नियो मार्क्सियन क्या करते हैं,
तो सिर्फ ऑपरेशन ऐसे ही देखते भी, जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है, जो रेस बेसिस है, जो जेंडर बेसिस है, जो सेक्सुअलिटी बेसिस है, तो उस ऑपरेशन को भी देखते हैं भी, जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है किसी को एक्सप्लॉइट करने की, किसी को ऑपरेस करने की। तो जो नियो मार्क्सियन एक व्यू है पावर पे, और वो एक क्रिटिक भी हैं कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के, लेकिन वो सिर्फ जो अर्लियर मार्क्सियन स्कॉलर थे वो सिर्फ क्या देख रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन और क्लास स्ट्रगल, लेकिन ये देख रहे हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज और भी बहुत चीज़ें देख रहे हैं। तो मतलब भी सिंपल ये नहीं है, और अल्टरनेटिव्स भी बता रहे हैं भी, जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसको फेबियन सोशलिज्म, लिबरल कैपिटलिज्म, कंपैशनेट कैपिटलिज्म। तो सिर्फ ये नहीं है भी रेवोल्यूशन होगी। तो ये देखिए जो नियो मार्क्सियन स्कॉलर्स हैं, तो आप देखिए जो पावर के भी किस बात कर रहे होंगे भी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री हो ताकि सभी के इंटरेस्ट सेफ हो। तो ये मार्क्सियन और नियो मार्क्सियन में डिफरेंस है मेन। तो एक जो है राल्फ मिलीवैंड, तो उनकी एक बुक थी द कैपिटलिस्ट स्टेट, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो उन्होंने बताया भी जो स्टेट है वो एक न्यूट्रल एंटिटी नहीं है, बट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को, और उनके इंटरेस्ट को ही री इन्फोर्स करता है। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसका ऐसे कंसेप्ट्स को आप हाईलाइट कर ले कीजिए। तो भी जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके लिए यूज हो रही है, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस इकोनॉमिक पावर। और उन्होंने ये भी बताया भी स्टेट एक सिर्फ मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, एजेंसीज हैं जिसके अपने इंटरेस्ट हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि मिलिट्री, पुलिस, जुडिशरी, सिविल सर्विस, मीडिया। तो जो की वो हैं इंस्टीट्यूशन। और उन्होंने ये भी बताया भी स्टेट सिर्फ ऐसे सोल इंस्ट्रूमेंट नहीं है रिप्रेस करने का, जैसे कि एंगल ने बताया था, बट स्टेट मैनेज और इकोनॉमी को भी रेगुलेट करती है। और स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह डिजाइन करती है जो कैपिटलिस्ट को प्रॉफिटेबिलिटी हो सके, ना कि सिर्फ जनरल वेलफेयर। तो आप देखोगे तो ये भी बता रहे हैं भी स्टेट क्या है, एक फिक्स्ड एंटिटी नहीं है, बट जहाँ पे कॉन्टीन्यूअस कॉन्टेस्टेशन और स्ट्रगल है। तो स्टेट के क्या होती है भी, ऐसा नहीं है भी स्टेट की जो सपोज करो भी स्टेट को सिर्फ जो बुर्जुआजी हैं, जो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सिर्फ उनके इंटरेस्ट को सेव करने की बात करेगी। स्टेट पे भी प्रेशर है, स्टेट को भी इन्फ्लुएंस करती हैं सोशल मूवमेंट्स, लेबर यूनियंस और अदर फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर मोबिलाइजेशन। जैसे कि हमने देखा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने फॉर्म एक्ट लेकर आए थे, फॉर्म एक्ट जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल थे। अब फॉर्म एक्ट अच्छे थे कि बुरे थे वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे जो एक जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए तो उसमें क्या था, एक जो व्यू था फार्मर्स का व्यू था भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फार्म लॉ लेके आई है, तो इसके कारण क्या होगा, जो पंजाब हरियाणा स्टेट हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा जहाँ पे कैपिटलिस्ट उनके सारे इसको जो भी इस तरह हो जाएगी, जो मंडी सिस्टम है भी कैपिटलिस्टों को बेनिफिट होगा और किसान को नुकसान होगा। तो आप देखिए, तो उन्होंने 1 साल तक जो फार्मर प्रोटेस्ट चला, तो एंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो बिल वापस लिए। तो इस तरह मतलब ये एक एग्जांपल से इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो अब एक उन्होंने कंसेप्ट दिया राल्फ मिलीवैंड ने, वो कहते भी मतलब अगर भी अब ऐसा क्या है भी जो गवर्नमेंट है, आप कह रहे हो गवर्नमेंट तो कैपिटलिस्टों के इंटरेस्ट को सेव कर रही है, लेकिन फिर भी लोग उसकी जो उसको क्यों मान रहे हैं, उसको हटा क्यों नहीं रहे। तो लेजिटिमाइज कैसे किया जाता है, तो लेजिटिमाइज कैसे किया जाता है, थ्रू इंडोक्ट्रिनेशन। तो इंडोक्ट्रिनेशन कैसे होती है, एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन, तो मतलब उसके थ्रू आप देखोगे लेजिटिमाइज, वो इंटरेस्ट को लेजिटिमाइज करते हैं भी गवर्नमेंट ये सही है, जो गवर्नमेंट सबका भला करेगी, तो भी इस गवर्नमेंट को आप जिताओ। जैसे कि हमने देखा था कैम्ब्रिज एनालिटिका,
का एक जो स्कैंडल हुआ था अभी जब 2016 में जो यूएसए के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें आया था भी कैसे सोशल मीडिया पे मैनिपुलेट किया गया डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए। अब की क्रिटिक क्या है? की क्रिटिक हम देखेंगे वही है भी इकनॉमी, जो मार्क्सियन है जो इकनॉमी करते रहते हैं, लेकिन इकॉनमी सिर्फ ये नहीं है जो डायनामिक्स को, जो पावर के डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, और भी बहुत फैक्टर्स हैं, कल्चर, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्लास रिडक्शनिज्म। तो ये क्या कहते हैं भी सिर्फ क्लासेज की बात करते हैं, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन है रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, तो वो आप देखिए। जैसे कि रेस के बेसिस पे हमने देखा मूवमेंट ब्लैक लाइव्स मैटर, जेंडर के बेसिस पे मी टू मूवमेंट, और सेक्सुअलिटी की बेसिस पे LGBTQ मूवमेंट जो चल रही हैं, जिसको बोलते हैं प्राइड मूवमेंट। तो भी आप उनकी बात भी कीजिए। ज़्यादा आप कह रहे हो भी रेवोल्यूशन होगी, ज़रूरी नहीं रेवोल्यूशन हो। तो मतलब और भी बहुत चीज़ें हैं, नॉन वायलेंट वेज हैं। वो करो गवर्नमेंट ही है, जैसे कि आप कह रहे थे भी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे लेबर रेगुलेशन के जो एक्ट लेकर आए हैं भी सिर्फ 8 घंटे काम करना है, 5 दिन काम करना है, जहाँ आपको मिनिमम वेजेस की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ऑफ स्टेट पावर, तो इनको क्या लगता था जो गवर्नमेंट है, जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो रूलिंग क्लास के हाथों में है, बट ऐसा नहीं है। जो रूलिंग क्लास है, जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिशियंस हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए भी उस पावर को यूज़ करते हैं। वो हमेशा ऐसे नहीं है भी कैपिटलिस्ट क्लास के वो होगा। हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज, तो जो मार्क्स कहते थे जो हिस्ट्री एक फेज्ड मैनर में जा रही है, परमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। अगर जैसे कि अभी जो 5 कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, चाइना, लाओस, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम, लेकिन अगर आप देखोगे जो वो थी कंट्रीज थी कम्युनिस्ट, जैसे यूएसएसआर जो आप कह रहे थे, ये तो कोलैप्स हो गई। और जो एक्चुअल में यूएसएसआर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे भी वो कम्युनिज्म नहीं है, ये सिर्फ क्या है, क्योंकि कम्युनिज्म कंट्री में कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी, तो आप देखोगे ये तो डिफरेंट वो हैं, ये एक्चुअल में तो वो हुआ ही जो आप मार्क्स कह रहा था। और जो क्लासलेस सोसाइटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी तो आपने देखा था रशिया में भी क्या हो गया था, क्लासलेस सोसाइटी नहीं बनी थी जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, तो यूएसएसआर में भी नहीं बनी थी। तो ये भी कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं जिसके कारण जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो वो क्रिटिसाइज होता है। तो आई होप आपको जो मार्क्सियन और नियो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा। तो बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन कमेंट्स का आपको रिप्लाई दूँ। थैंक यू क्लास।